hello everybody. Hello, welcome to my channel Demystify and जैसे कि मैं ऑलरेडी आपके साथ मेरे सरप्राइज वाले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि फ्रॉम टुडे हम लोग एक नया सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फ़िलोसफी। एंड फ़िलोसफी जो कि कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही हमें इंट्रोड्यूस होता है, इसके पहले हमें नहीं पता होता है। हम उसकी शुरुआत आज से करेंगे। एंड मैंने खुद से देखा है, पर्सनली बहुत सर्च करा, बट मुझे बहुत अच्छी वीडियोस नहीं दिखे, बिल्कुल भी अच्छा कंटेंट नहीं मिला फ़िलोसफी को समझने के लिए। सो देयर बाय आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल फ़िलोसफी सब्जेक्ट के वीडियोस, और वो सीरीज़ हम आज से शुरू करने वाले हैं। हम लोग जो लॉजिक है, दिस इज़ अ डिसिप्लिन इन फिलोसफी, वी विल बी स्टडिंग इट फ्रॉम द बुक रिटन बाय इरविंग कोपी। एंड कोपी की हम लोग 14th एडिशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक का 14th एडिशन विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन। एंड इरविंग कोपी की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, इट्स रिटन इन comparatively easier language. Examples are good, explanation is good, and overall the book is very good for first timers like us. सो हम लोग इसी बुक के साथ शुरू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय इरविंग कोपी। अब देखिए, हमारा पहला चैप्टर जो है वो है बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। नाउ फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट लॉजिक इज। हम लोग लॉजिक लॉजिक बोल रहे हैं, बट लॉजिक है क्या एक्चुअली में? हम लोग क्योंकि जब बात आती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, देखिए हमें समझना तो है, लेकिन समझने के साथ साथ वी हैव टू बी वेल इक्विप्ड कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अच्छी तरीके से आंसर्स लिख पाए, राइट? तो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट लॉजिक इज, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, हम वही पढ़ के समझेंगे। लॉजिक इज द स्टडी of the methods and principles used to distinguish correct from incorrect reasoning। तो जैसा कि लिखा हुआ है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लॉजिक वो स्टडी है, मतलब लॉजिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रीजनिंग, करेक्ट और इनकरेक्ट रीजनिंग के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सके। ठीक है, रीजनिंग क्या, हम जब आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हम हमारे रीजंस पेश करते हैं कि अच्छा वी सपोर्ट दिस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, तो वो जो हमारे रीजंस हैं वो क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम उसके लिए जो स्टडीज़ करते हैं उसका नाम है लॉजिक। सो लॉजिक इज़ दैट द मेथड्स दैट आर यूज टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग। ओके, तो जब हम लोग हमारे आर्ग्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए विच इज़ द करेक्ट वन एंड विच इज़ द इनकरेक्ट वन। सो लॉजिक इतना होता है। तो like when we reason about any matter, we produce arguments to support our conclusions. Our arguments include reasons that we think justify our beliefs. However, not all reasons are good reasons. Therefore, we may always ask, when we confront an argument, does the conclusion reached follow from the premises assumed? To answer this question, there are objective criteria. In the study of logic, we seek to discover and apply it to those criteria. रीजनिंग इज़ नॉट दी ओनली वे। तो ये हो गया कि हम लोग जब हमारे कुछ भी बिलीव्स होते हैं, हम उसके सपोर्ट में या अगेंस्ट में हम लोग हमारे आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट्स कितने करेक्ट है, इनकरेक्ट है, उसी को कहा जाता है लॉजिक। देखिए, पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी। लॉजिक में जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द टर्म्स दैट वी यूज़ इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंट्स और प्रोपोजिशन, आर्ग्यूमेंट्स, प्रोपोजिशन या ऐसे बहुत सारे और भी आगे हमें लॉजिक में वर्ड्स मिलेंगे जिसका मतलब, जैसे वैलिडिटी, ट्रूथ, साउंड, अनसाउंड, ऐसे बहुत सारे और हमें वर्ड्स मिलेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इन सेंस ऑफ लॉजिक, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिक, उनका मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो हर वर्ड का मीनिंग जो है वो हमें लॉजिक के हिसाब से ही पढ़ना है और उसी तरीके से उसको समझना है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब हम लॉजिक में आंसर्स लिख रहे हैं, तो व्हाट काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर वी यूजिंग। ऐसा नहीं कि हमने वैलिडिटी को जस्टिफाइबल कर दिया, दैट ये वैलिड है तो ये जस्टिफाइबल है, नो। बिकॉज इन लॉजिक, जैसे हम आगे पढ़ने वाले, वैलिडिटी मीन्स समथिंग, उस टर्म का एक मतलब होता है, वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। सो दैट इज़ वाई मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैं भी आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, वी हैव टू स्टिक टू द बुक, ताकि कन्फ्यूजन अराइज ना हो सके। अब हम आते हैं प्रोपोजिशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स पर। ठीक है, सो व्हाट आर द मोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ लॉजिक? द कॉन्सेप्ट्स प्रीसपोज इन द पैराग्राफ जस्ट अबव। In reasoning, we construct and evaluate arguments, and arguments are built with propositions. तो arguments जो है, मतलब हमने हमारा belief कुछ है,
और हमने हमारे बिलीफ के लिए आर्ग्यूमेंट्स पेश करे। तो आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रोपोजिशन से बिल्ट होता है। और व्हाट आर प्रोपोजिशन? अ प्रोपोजिशन asserts that something is the case or it asserts that something is not. So propositions are the building blocks of our reasoning. We may affirm a proposition or deny it, but every proposition either asserts what really is the case or it asserts something that is not. Therefore, every proposition is either true or false. Very very important to understand कि हर proposition जो होता है वो या तो true होगा या false होगा. It will assert something or deny something. हर प्रोपोजिशन जो है हमें नहीं पता कि वो सही है गलत है, वो क्या बता रहा है, ट्रू है फॉल्स है, नो वी डोंट नो दैट. वो चीज़ प्रोपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंपॉर्टेंट इज कि वो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए. इट शुड बी वन ऑफ देम, ओनली देन इट इज़ अ प्रोपोजिशन. देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है. प्रोपोजिशन अ स्टेटमेंट what is typically asserted using a declarative sentence and hence always either true or false, although its truth or falsity may be unknown. तो वो सही है मतलब true है या false है, we don't know that. ठीक है, वो unknown हो सकती है लेकिन वो सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए, दोनों में से एक. मतलब either it should assert or should deny. There are many propositions about whose truth we are uncertain. जैसे मैंने आपको कहा कि we don't know whether the proposition is true or false, लेकिन दोनों में से कोई एक होना चाहिए. There is life on some other planet in our galaxy. For example, this is a proposition. ठीक है, तो it is a proposition that so far as we know may be true or may be false. Its truth value is unknown, but this proposition, like every proposition, must be either true or false. तो यहाँ पर हमें क्या एग्जाम्पल दिया है. देयर इज लाइफ ऑन सम अदर प्लैनेट इन आवर गैलेक्सी. अभी हमें नहीं पता है वेदर एलियंस है नहीं है, वी डोंट नो. इसकी ट्रूथ वैल्यू नहीं पता है कि देयर इज लाइफ ऑन सम अदर प्लैनेट. ये हो सकता है ट्रू है, हो सकता है फॉल्स है. तो हमें इसकी ट्रूथ वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा. A question asserts nothing and therefore it is not a proposition. Do you know how to play chess? Is indeed a sentence, but that sentence makes no claim about the world. Neither is a command a proposition, come quickly, nor is an exclamation a proposition, oh my gosh. Questions, commands and exclamations unlike propositions are neither true nor false. तो जैसे मैंने कहा कि हर सेंटेंस जो है वो प्रोपोजिशन नहीं होता है. हमने क्या डिस्कस करा कि दैट एवरीथिंग शुड बी ईदर ट्रू और फॉल्स. अ प्रोपोजिशन शुड डिनाई समथिंग और assert something. But questions, commands and exclamatory sentences do not assert or deny anything. तो वो ना ट्रू होते हैं ना फॉल्स होते हैं. लाइक द क्वेश्चन इज डू यू नो हाउ टू प्ले चेस. दिस इज अ क्वेश्चन, हम इसके आंसर पे नहीं जा रहे हैं. येस आई नो हाउ टू प्ले चेस. जब हम उसकी बात करेंगे येस आई नो हाउ टू प्ले चेस, दिस इज अ प्रोपोजिशन बिकॉज दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स. But do you know how to play chess? This is neither true nor false. उसी तरीके से come quickly, जल्दी आओ. सो ये सच भी नहीं है झूठ भी नहीं है, इट्स अ कमांड. कुछ एक्शन करने के लिए कहा जा रहा है, सच झूठ नहीं. एंड सिमिलरली लाइक ओ माई गॉश या ओ माई गॉड, तो दैट इज ईदर नीदर ट्रू नॉर फॉल्स बिकॉज इसमें हम ट्रूथ या फॉल्सिटी नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं. When we assert some proposition, we do using a sentence in some language. तो हमने यही बोला कि questions, commands and exclamatory sentences are not propositions. अब हम बात कर रहे हैं sentences and proposition की. So however, the proposition we assert is not identical to that sentence. This is evident because two different sentences consisting of different words differently arranged may have the same meaning and may be used to assert the very same proposition. For example, Leslie won the election and the election was won by Leslie are plainly two different sentences that make the same assertion. Sentences are always part of some languages, but propositions are not tied to English or to any given language. तो देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है पर समझना ज़रूरी है. Sentences are always part of some language, they are tied to some language, sentences are language specific. देखिए proposition में हमने क्या बोला, it is either true or false. वो हम किसी भी भाषा में बोले. आज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग टुडे, ये हम इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, उसकी ट्रूथ या फॉल्सिटी विल नॉट चेंज. बारिश विल रिमेन बारिश, रेन वही रहेगा, पानी वही रहेगा, मौसम वैसा ही रहेगा. हमने सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी है. तो सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं क्योंकि उसमें वर्ड्स अलग हो सकते हैं, उसको अरेंज अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रोपोजिशन, उसका असर्शन या डिनायल विल बी सेम. इट इज़ रेनिंग टुडे, या तो ये सच है या झूठ है. आज बारिश हो रही है, या तो ये सच है या झूठ है, पर ये लैंग्वेज चेंज हो गई. तो
दे आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस बट द सेम प्रोपोजिशन. सेंटेंसेस अलग अलग है ये दोनों, बिकॉज दे आर सेंटेंसेस आर ऑलवेज पार्ट ऑफ अ लैंग्वेज. तो क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो गई है तो सेंटेंस दोनों अलग अलग है, लेकिन प्रोपोजिशन सेम है, क्योंकि वो एक ही चीज़ को असर्ट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को डिनाई कर रहे हैं. तो प्रोपोजिशन और सेंटेंसेस जो है, सेंटेंसेस आर लैंग्वेज स्पेसिफिक, वो लैंग्वेज के ऊपर होते हैं, लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं. प्रोपोजिशंस नहीं होते. प्रोपोजिशंस मतलब या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, वो किसी भी भाषा में ट्रू हो या किसी भी भाषा में फॉल्स हो. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ रेनिंग, está lloviendo, el plene. तो ये जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, लेकिन इसका मीनिंग सेम है. चारों का मीनिंग यही है कि यार बारिश हो रही है, मतलब या तो वो कुछ असर्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं. तो प्रोपोजिशन जो है इज द टर्म वी यूज टू रेफर टू व्हाट इट इज़ द डेक्लरेटिव सेंटेंसेस आर टिपिकली यूज टू असर्ट. अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की. देखिए, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन में भी डिफरेंस होता है. अगर हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो उसमें स्टेटमेंट का मतलब बहुत चेंज हो जाता है. अलग अलग फील्ड के हिसाब से स्टेटमेंट का मतलब अलग अलग होता है. ओके, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं लॉजिक में. जब हम आंसर्स लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं हमने प्रोपोजिशन की जगह सेंटेंस लिख दिया या सेंटेंस की जगह स्टेटमेंट लिख दिया. नो, व्हाट इज़ अ प्रोपोजिशन इज़ अ प्रोपोजिशन, व्हाट अ सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस, क्योंकि हमने इन दोनों में अभी अभी अंतर इस्टेब्लिश करा है. ओके, अब स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ अ प्रोपोजिशन व्हाट इज टिपिकली असर्टेड बाय डेक्लेरेटिव सेंटेंस बट नॉट द सेंटेंस इटसेल्फ. एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी द ट्रू और फॉल्स, ऑल्दो द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ गिवन स्टेटमेंट मे बी अननोन. ठीक है, तो द टर्म स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ प्रोपोजिशन, बट इट इज ऑफन यूज्ड इन लॉजिक इन मच द सेम सेंस. Some logicians prefer statement to proposition, although the latter has been more commonly used in the history of logic. Other logicians eschew both terms as metaphysical, using only the term sentence. However, the concept of proposition is seen by many as making a useful distinction between a sentence and what the sentence asserts. तो देखिए, लॉजिक में कुछ लॉजिशियंस जो है वो स्टेटमेंट प्रेफर करते हैं, कुछ लॉजिशियंस जो है वो प्रोपोजिशन प्रेफर करते हैं. तो हमने अगर प्रोपोजिशन की डेफिनेशन आपको याद हो तो हमने क्या था, प्रोपोजिशन अ स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट में पढ़ा था स्टेटमेंट अ प्रोपोजिशन. तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत, लेकिन एग्जैक्ट सिनोनिम भी नहीं है एक दूसरे के. दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम. तो कुछ लॉजिशियंस जो है वो प्रोपोजिशन यूज़ करते हैं, कुछ लॉजिशियन जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. बट फॉर द पर्पस ऑफ दिस बुक या ये कोर्स, इट इज़ बेटर, क्योंकि प्रोपोजिशन इज़ मोर वाइडली यूज्ड एंड मोर वाइडली एक्सेप्टेड. अब यहाँ पर जैसे लाइन दी, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिटवीन अ सेंटेंस एंड व्हाट द सेंटेंस असर्ट्स. जैसा मैंने आपको कहा कि एक सेंटेंस अलग है और सेंटेंस क्या बता रहा है, क्योंकि सेंटेंस जो बता रहा है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है. सेंटेंस हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो तमिल में भी वही रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी वैसी रहेगी, इंग्लिश में भी वैसी ही रहेगी, बट वो सेंटेंस अलग लैंग्वेज में अलग चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया हुआ है रेनिंग वाले का, वो अगर आप इंग्लिश में बोलो तो भी बारिश हो रही है, स्पेनिश में बोलो तो भी बारिश हो रही है, फ्रेंच में बोलो तो भी बारिश हो रही है, बट लैंग्वेज चेंज होने की वजह से उसके वर्ड्स चेंज हो गए, उसका अरेंजमेंट चेंज हो गया. तो इस वजह से सेंटेंसेस जो है वो लैंग्वेजेस का हिस्सा होते हैं, बट प्रोपोजिशंस आर नॉट, दे आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी गिवन लैंग्वेज. The very same sentence can be used to make very different statements or to assert very different propositions depending on the context in which it is expressed. For example, the sentence, the largest state in the United States was once an independent republic, once expressed a true statement or proposition about Texas, but if asserted today would express a false statement or proposition about Alaska. So, the largest state was once an independent republic. तो अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट की, तो टेक्सास की बात करें तो वो ट्रू होगा, क्योंकि टेक्सास कभी ना कभी एक बार रिपब्लिक था. लेकिन अब हम जब अगर अलास्का की बात करेंगे, मतलब एक टाइम पे जब अलास्का की बात करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अलास्का एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नहीं था. सो द सेम वर्ड्स assert different propositions at different times. Propositions may be simple, like those used in the preceding illustrations, but they may also be compound, containing other propositions within themselves. तो ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा propositions भी हो. तो इस तरीके से propositions भी अलग अलग टाइप, compound propositions मतलब एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा proposition, जैसे the Amazon basin roughly produces roughly 20% of the Earth's oxygen, creates much of its own rainfall and harbors many unknown species. इसमें एक ही सेंटेंस में 2 से 3 propositions हमें दिख रहे हैं. ओके,
तो जैसे कि इस सेंटेंस में एक प्रोपोजिशन इज द से लेकर ऑक्सीजन तक, सेकेंड प्रोपोजिशन इज क्रिएट्स मच ऑफ इट्स ओन रेनफॉल, एंड थर्ड प्रोपोजिशन इज हार्बर्स मेनी अननोन स्पीशीज। तो ये जो है वो एक ही सेंटेंस में तीन अलग अलग चीज़ें को असर्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। ओके, कुछ प्रोपोजिशंस जो होते हैं वो डिसजंक्टिव होते हैं या ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो एक हमने पढ़ा कंपाउंड वन, एक होते हैं disjunctive या alternative propositions. No one of the components is asserted. For example, Abraham Lincoln, in a message to Congress in December 1861 said, circuit codes are useful or they are not useful. This disjunctive proposition is plainly true, but either one of its components might be false. तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे compound जो propositions होते हैं उसमें everything is true, ऐसे ही तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में जितने प्रोपोजिशंस होंगे वो सारे सही ही होंगे। ओके, उसी तरीके से एक और काइंड होता है हाइपोथेटिकल या कंडीशनल प्रोपोजिशंस। फॉर एग्जांपल, द 18th century free thinker Voltaire said, if God did not exist, it would be necessary to invent him. Here again, neither of the two components is asserted. The proposition God does not exist is not asserted, nor is the proposition it is necessary to invent it. Only the if-then proposition is asserted. तो ये तो पार्ट्स तो है, लेकिन अगर हम अलग अलग देखें तो ये कुछ असर्ट नहीं कर रहा है। बट अगर इफ़ का देखें कि इफ़ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट देन इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, ये इफ़ देन वाला जो है ये जो है उसको हाइपोथेटिकल या कंडीशनल प्रोपोजिशन बना रहा है। तो हमने प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड, डिसजंक्टिव में जो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन पढ़ा ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये तीन जो है इट्स नॉट रियली कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। In logic, the internal structure of propositions is important. To evaluate an argument, we need to full understanding of the propositions that appear in that argument. So, propositions of many different kinds will be analyzed in this chapter. अब हम बात करते हैं arguments की। With propositions as building blocks, we construct arguments. In any argument, we affirm one proposition on the basis of the other proposition. In doing so, an inference is drawn. Inference is a process that may tie together a cluster of propositions. Like यहाँ पर दिया है, process by which one proposition is arrived at and affirmed on the basis of some other proposition or propositions. So some inferences are warranted or correct, others are not. The logician analyzes these clusters, examining the propositions with which the process begins and with which it ends, as well as the relations among these propositions. Such a cluster of propositions constitutes an argument. Arguments are the chief concern of logic. तो आर्ग्यूमेंट में दो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो प्रोपोजिशंस बनाते हैं। अभी हम आगे जाकर इसको पढ़ने वाले इसी चैप्टर में। तो जैसे तीन अगर अलग अलग दिए हुए हैं उसमें, तो ऊपर के दो प्रीमाइसेस या एक कंक्लूजन हो सकता है। ओके, तो व्हाट इज इन्फ्रेंस? इन्फ्रेंस वो होता है कि जब हम एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस, तो वो 3, 4, 5 जितने भी प्रोपोजिशंस हैं उनको एक कॉमन थ्रेड के साथ टाई करते हैं। अब कॉमन थ्रेड के साथ टाई करना मतलब फिजिकली टाई करना नहीं, इसका मतलब है कि उनमें एक लिंकेज है या वो सभी जो है वो एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या उसको प्रूव या डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट इज अ टेक्निकल टर्म इन लॉजिक. It need not involve disagreement or controversy. In logic, argument refers strictly to any group of propositions of which one is claimed to follow from the others, which are regarded as providing support for the truth of that one. For every possible inference, there is a corresponding argument. तो हम ये बात करें अभी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में, तो उसमें आर्ग्यूमेंट क्या हो जाता है? दैट यार इनके बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उसका मतलब निकलता है कि इनके बीच में बहस चल रही है। जबकि हम लॉजिक की बात करें तो आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस या डिसएग्रीमेंट नहीं होता है। आर्ग्यूमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 जितने भी प्रोपोजिशन साथ में मिलके वो एक आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और हर आर्ग्यूमेंट में एक इन्फ्रेंस रहती है क्योंकि वो प्रोपोजिशंस एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। In writing or in speech, a passage will often contain several related propositions and yet contain no argument. An argument is not merely a collection of propositions, it is a cluster with a structure that captures or exhibits some inference. We describe this structure with the terms conclusion and premise. The conclusion of an argument is the proposition that is affirmed on the basis of other propositions of the argument. Those other propositions which are affirmed or assumed as providing support for the conclusion are the premises of the argument. अब बहुत सिंपल सा है, लेकिन देखिए इसको यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यहाँ पर example is a well-regulated militia being necessary to the security of a free state.
द राइट ऑफ द पीपल टू कीप एंड बेयर आर्म्स शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ओके अगर हम कहें। वैसे तो ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा हमें प्रीमाइसेस की ज़रूरत है, बट देखिए जैसे यहाँ पर आपको हमें क्या कहा गया है, इट सेज कि एक ही पैराग्राफ में एक बहुत सारे प्रोपोजिशंस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक आर्ग्यूमेंट हो, बिकॉज एक आर्ग्यूमेंट में प्रोपोजिशन के दो फॉर्म्स होने चाहिए, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। ठीक है, प्रीमाइस मतलब वो चीज़ें जो हम कंक्लूजन तक पहुँचने के लिए जो कंक्लूजन को अफर्म करते हैं कि हाँ द कंक्लूजन इज़ करेक्ट, तो वो जो होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीमाइस। एंड जो फिर हम अफर्म करते हैं कि प्रीमाइस पढ़ने के बाद जिस चीज़ पे हम पहुंचते हैं उसे कहा जाता है कंक्लूजन। तो जब प्रोपोजिशंस जो है वो प्रीमाइस एंड कंक्लूजन दोनों होगा तब जाकर वो एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर सिर्फ प्रीमाइस होंगे या सिर्फ कंक्लूजन होगा तो वो एक आर्ग्यूमेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, we will encounter a vast range of arguments in the text, arguments of many different kinds or many different topics. We will analyze arguments in politics, in ethics, in sports, in religion, science, in law, and in everyday life. Those who defend these arguments or who attack them are usually aiming to establish the truth or the falsehoods of the conclusion drawn. As logicians, however, our interest is in the arguments as such. As agents or as citizens, we may be deeply concerned about the truth or falsity of the conclusions drawn. However, as logicians, we put those interests aside. Our concerns will be chiefly two. First, we will be concerned about the form of an argument under consideration to determine if that argument is of a kind that is likely to yield a warranted conclusion. Second, we will be concerned about the quality of the argument to determine whether it does in fact yield a warranted conclusion. So, as students of logic, हमारा काम ये देखना नहीं है कि वो आर्ग्यूमेंट सही कितना है, गलत कितना है, ट्रू है, फॉल्स है, नहीं। हमारा जो कंसर्न है वो किससे रिलेटेड है कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का फॉर्म कैसा है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं। एंड दूसरा कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितना स्ट्रांगली या कितना वीकली अफर्म या डिनाई कर रहा है, या उसकी क्वालिटी कितनी है, वो कंक्लूजन कैसा निकलेगा, वारंटेड है अनवारंटेड है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पर बहस नहीं होता है, इट मीन्स अ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन जो मिला के एक आर्ग्यूमेंट को बनाते हैं। Arguments vary greatly in the degree of their complexity. Some are very simple, other arguments, as we will see, are quite intricate, sometimes because of the structure or formulation of the proposition they contain, sometimes because of the relations among the premises, and sometimes because of the relations between premises and conclusions. तो arguments होता है वो काफ़ी complex रहते हैं और हमें इन सभी को समझना है, पढ़ना है। The simplest kind of argument consists of one premise and a conclusion that is claimed to follow from it. Each may be stated in a separate sentence, as in the following argument that appears on a sticker affixed to biology textbooks in the state of Alabama. देखिए, एक argument can be as simple as एक premise, एक conclusion, and argument is खत्म, over. तो argument छोटे भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रीमाइसेस, बहुत सारे कंक्लूजन्स हो सकते हैं। तो देर आर वेरी डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो हम डेफिनेशन या रिवाइज करते हैं। आर्ग्यूमेंट, एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस ऑफ विच वन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम द अदर्स विच आर रिगार्डेड एज प्रोवाइडिंग सपोर्ट और ग्राउंड्स फॉर द ट्रूथ ऑफ दैट वन। तो आर्ग्यूमेंट मतलब उसमें प्रोपोजिशंस होते हैं जिसमें एक है जो दूसरे की मदद से अपने आप को सही या गलत साबित कर रहा है। Conclusion, in any argument, the proposition to which the other propositions in the argument are claimed to give support or for which they are given as reasons. तो conclusion मतलब वो proposition जिसके बाकी सारे premises जो है वो लगे हुए हैं उसको prove करने के लिए या उसको deny करने के लिए। तो वो जो एक जिसको deny करना है, जिसको prove करना है, मतलब जो है कि अच्छा this is मतलब this we have reached, जिससे बाकी जो है वो उसको support करते हैं बाकी propositions, उसे कहा जाता है conclusion. Similarly, premise in any argument, the propositions upon which inference is based. The propositions that are claimed to provide grounds or reasons for the conclusion. जो conclusion को support करे या उसको grounds दे या base दे to stand on itself, वो होते हैं premise. यहाँ पर जैसे इन्होंने एक example दिया है, okay, हम लोग direct exercises पे भी आ सकता है, I think. इसकी रीडिंग लगा लेते हैं फटाफट।
पर देखें एग्जाम्पल दिया है, ऑल्दो दिस इज ओनली वन शॉर्ट सेंटेंस इज एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज इट कंटेन्स टू प्रोपोजिशंस, तो दो एक से ज़्यादा प्रोपोजिशंस होंगे तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। उसमें दो प्रोपोजिशंस में एक प्रीमाइस और एक कंक्लूजन भी हो सकता है, या दोनों प्रीमाइसेस भी हो सकते हैं। एंड हाँ, आर्ग्यूमेंट्स के लिए प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन दोनों का होना थोड़ा ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये सब तो आई थिंक एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हम स्किप कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्सरसाइजेस पे आए तो अ वेल रेगुलेटेड मिलिशिया बीइंग नेसेसरी टू द सिक्योरिटी ऑफ अ फ्री स्टेट द राइट ऑफ द पीपल टू कीप एंड वेयर आर्म्स शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। इसमें द प्रीमाइस इज अ वेल रेगुलेटेड मिलिशिया इज नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ फ्री स्टेट, एंड इसका कंक्लूजन विल बी द राइट ऑफ द पीपल टू कीप एंड बेयर आर्म्स शैल नॉट बी इन्फ्रिंज्ड। तो द कंक्लूजन इज कि यार लोगों के पास उनको हथियार रखने से मना नहीं करना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन। उसका प्रीमाइसिस क्या है कि मतलब अगर जो आर्मी है या जो मिलिट्री है वो उनके पास प्रॉपर वेपन्स है, अगर वो हमारी बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है, तो फिर हमारे पास या लोगों को अपने साथ वेपन्स रखने के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए। सो दिस इज वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सरसाइज। आप खुद से ही एक्सरसाइज सॉल्व करिए, तो अगर आपको नहीं आता है तो इट्स ओके, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइजेस के आंसर्स आपके साथ लेकर आऊँगी एंड शेयर करूँगी। बट ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन फर्स्ट, ताकि आपको समझ पड़े। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई इन दिस एक्सरसाइज की प्रीमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया जाए, what stops many people from photocopying a book and giving it to a pal is not integrity but logistics. It's easier and inexpensive to buy your friend a paperback copy. कितना सिंपल, देखिए इट्स ईजियर एंड एक्सपेंसिव टू बाई योर फ्रेंड अ पेपरबैक कॉपी एक कंक्लूजन हो गया, क्योंकि वो ईजी होता है, वो ईजी नहीं होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो ये हो गया कंक्लूजन। एंड व्हाट स्टॉप्स मैनी पीपल फ्रॉम फोटो कॉपिंग अ बुक एंड गिविंग इट टू अ पॉल इज नॉट इंटीग्रिटी बट लॉजिस्टिक्स, हो गया प्रीमाइस। तो यहाँ पर मैंने आपको दो जो है वो सॉल्व करके बताए हैं। नाउ द रेस्ट 10 you have to do and last, okay sorry 15 जो बचे हुए हैं 15 तक वो आपको करना है। and do let me know if you're facing any difficulty, any problem, comment, let me know, I'll try to solve it as quick as possible.